हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज स्टार्ट किए, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में काफ़ी आए हैं और 2023 में भी आने के काफ़ी चांसेस हैं। यही क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन सेम एज तो यही क्वेश्चन नहीं रहेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आगे के 5 क्वेश्चन हमने लिए हैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है लाइट, और जो प्रीवियस 10 क्वेश्चन थे वो केमिस्ट्री से इंक्लूडेड थे, ये फिजिक्स के हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैसे करना है इनको। पहला क्वेश्चन है, स्नेल के नियम को परिभाषित कीजिए। हमको क्या करना है, स्नेल का नियम लिखना है। आपको पता है स्नेल का नियम क्या होता है? आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा है, आपने रिफ्रैक्शन के 2 रूल हैं। फर्स्ट रूल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑलवेज लाई ऑन सेम पॉइंट, ये पहला नियम था। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा नियम था कि आपतन कोण की ज्या साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और अपवर्तन कोण की ज्या साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल का जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है। इसे ही हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी कि जो रिफ्रैक्शन का सेकंड रूल है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। क्या है स्नेल का नियम? आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण यानी कि आई, ज्या यानी कि साइन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण को आर से इंडिकेट करते हैं, इसकी ज्या यानी कि साइन। साइन आई अपान साइन आर बराबर होता है एक नियतांक। नियतांक क्या होता है बच्चों? नियतांक वो होता है जिसका मान फिक्स हो। नियतांक को अगर हम अलग अलग करेंगे तो होगा नियत प्लस अंक। नियत यानी कि फिक्स, अंक मतलब वैल्यू 1 2 3 4 यही तो अंक होते हैं। तो साइन आई अपान साइन आर, और यहाँ पे जो नियतांक होता है इसे हम n से इंडिकेट करते हैं और इनको अपवर्तनांक भी कहते हैं। इनको और क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं इनको। तो हम क्या लिखेंगे स्नेल के नियम में? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। और ये जो नियतांक है इसे n से इंडिकेट करते हैं, हम लिख देंगे। इस नियतांक को n से प्रदर्शित किया जाता है और n एक अपवर्तनांक है। n क्या है? अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज अ कांस्टेंट। जो इनका रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है एंड इट इज रिप्रेजेंटेटेड बाय कैपिटल N। N इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो N है वो क्या है? अपवर्तनांक है। ये अपवर्तन का दूसरा नियम है। अच्छा, जब अपवर्तन की बात हो ही रही है तो आप लोग ये भी जान लीजिए अपवर्तन क्या है। आप सभी को पता है अपवर्तन क्या है? पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी। या फिर कह देगा कि अपवर्तन के नियम लिखिए, तो अपवर्तन और अपवर्तन के नियम को भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से आ रही हो, अपवर्तन के लिए सबसे पहली बात क्या कि मीडियम अलग अलग होने चाहिए। जहाँ से प्रकाश किरण आ रही हो उसके बाद दूसरे माध्यम में जाए। जैसे वायु में प्रकाश किरण है तो वायु से जल में जाए, जल में है कांच में जाए, या कांच में ना जाए जल से वायु में आए। जो लाइट है उनका मीडियम चेंज होना चाहिए अपवर्तन के केस में। तो हम क्या कहेंगे, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, इधर उधर हट जाती है। जैसे ये कोई माध्यम है, यहाँ पे मान लिया ऊपर वायु है और नीचे जल है, और जो बीच में लाइन है इसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब। एक 90 डिग्री पे हम रेखा एज्यूम कर लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो जब लाइट रे ऐसे आ रही है, ऐसे प्रकाश किरण सीधे आ रही है, तो जब वायु में थी तब तक तो सीधी आ रही थी। जैसे ही वायु से जल में आएगी तो इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे सीधा नहीं जाती, थोड़ा मुड़ जाती है। इसको ऐसे सीधा निकल जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे सीधा नहीं जाती, अपने मार्ग से थोड़ा मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और 2 माध्यम होता है, वायु और जल। यानी कि जो
इसी चीज़ को हम लोग ये कह देते हैं विरल माध्यम, सघन माध्यम। इसी चीज़ को क्या कह देते हैं? विरल, सघन। विरल का क्या मतलब है? जिसके अणु दूर दूर हों वो विरल, जिसके अणु बहुत पास पास में हो वो सघन। जैसे हम वायु और जल की बात करेंगे तो वायु विरल होगा, जल सघन होगा। अगर हम जल और कांच की बात करेंगे तो जल विरल हो जाएगा, कांच सघन हो जाएगा। यानी जिसके अणु ज़्यादा पास पास में हो वो सघन, जिसके अणु थोड़ा दूर दूर हो वो विरल। ये हमको कंपेयर करने के बाद में पता चलता है। तो इसी चीज़ को कह दिया जाता है जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आती तो वो अभिलंब के ओर आ जाती। ये अभिलंब है, अभिलंब के पास में आ गई। जब अगर सघन से विरल में जाती तो अभिलंब से दूर हट जाती। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है। जब हल्के विरल माध्यम से सघन में आएगी तो अभिलंब के पास में आ जाती है, और जब सघन से घने माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो फिर अभिलंब से दूर हट जाती है। इसे हम लोग इंग्लिश में रेयर और डेंसर बोलते हैं। जब रेयर से डेंसर में आ रही हो तो टुवार्ड नॉर्मल, जब डेंसर से रेयर में जा रही हो तो अपवर्ड नॉर्मल, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये अपवर्तन की इतनी बात समझ में आ गई। अपवर्तन भी इंपॉर्टेंट है, अपवर्तन भी आप याद कर लीजिए, इसके दोनों नियम। और इससे रिलेटेड जैसे ये स्नेल का नियम पूछ लिया, कभी कभी स्नेल का नियम नहीं कहेगा, कह देगा अपवर्तन के दोनों नियम लिखिए, या कह दिया अपवर्तन को परिभाषित कीजिए तथा इसके नियम लिखिए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। आप लोग तब तक क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में कहा एक अवतल से, यहाँ पे अवतल दर्पण होगा, एक अवतल दर्पण से फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच में स्थित वस्तु, कोई अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर है, उसके फोकस और वक्ता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में स्थित वस्तु, यानी कि कोई कनकेव मिरर है, उससे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है। उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनेगी, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, हमको इसका किरण आरेख बनाना है। ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये अभी रिसेंटली जब 2020 में बोर्ड एग्जाम 2020 में जब बोर्ड एग्जाम अभी हुए तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका किरण आरेख बनाना है, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार बताना है। जो इमेज फॉर्मेशन रिलेटेड टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा रिवाइज कर लीजिए। कनकेव में 6 कंडीशन बनती हैं और कन्वेक्स मिरर में केवल 2 कंडीशन होती हैं, तो इसको आप रिवाइज कर लीजिए। नहीं आता है आपको कॉपी में या स्कूल में पढ़ाया गया, आपको नहीं समझ में आया तो इमेज फॉर्मेशन का वीडियो हमने भी यूट्यूब में डाला हुआ है, आप उसको भी देख के समझ सकते हैं। जैसे आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप उसको बताइए, उसको सॉल्व किया जाएगा। तो अभी देखते हैं कि इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको बना लेना है एक कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है, जिसके उभरे हुए भाग में पेंट हो, यानी कि ये उभरा हुआ भाग है, बाहर का भाग है, उसमें हमने पेंट कर दिया और इनके बीच से एक लाइन जाती है मिडिल से, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। जो मिरर का मिडिल पॉइंट होता है इसे हम लोग पोल कहते हैं। पोल को पी से इंडिकेट करते हैं। पोल से फिर कुछ दूरी पे फोकस लेना है हमको। ये आपको मेजरमेंट करके नहीं लेना, मतलब अपने हिसाब से कितना भी ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, अपने हिसाब से ले लीजिए। बस हमको ध्यान ये रखना है, अगर हमने ये 2 लिया है तो इसके बाद जो सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे ये 4 लेंगे, यानी कि 2 इधर 2 इधर। पोल से फोकस 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे अगर है तो पोल से फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। ये हमको क्या ध्यान से रखना है कि अगर जितनी दूरी पे हमने फोकस दूरी ली है उतनी ही दूरी पे फोकस से वक्ता केंद्र भी लें। ये दोनों दूरी बराबर होनी चाहिए। जैसे अगर बराबर नहीं होंगी तो आपने जो इमेज ड्रा की है, फॉर्मेशन किया है इमेज का, वो गलत हो जाएगा। तो जितनी दूरी पे, अगर ये 4 सेंटीमीटर दूरी पे हो तो फोकस से वक्ता केंद्र भी 4 सेंटीमीटर दूरी पे आप मेजरमेंट करके बनाइए। 4 कोई जरूरी नहीं, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, चाहे जितना ले लीजिए, बस ये याद रखिए कि अगर 3 है तो ये भी 3 हो। कहाँ से 3? ये पोल से 3 है तो ये फोकस से 3, यानी कि ये 3
पोल से 3 है तो यहाँ पोल से वक्ता केंद्र 6 होना चाहिए। इतना काम कर लिया हमने कनकेव मिरर बना लिया, अवतल दर्पण बना लिया, यहाँ पे पोल इंडिकेट कर दिया, फोकस दिखा दिया, वक्ता केंद्र दिखा दिया। उसके बाद क्वेश्चन में फिर से आइए, कहा है कि जो वस्तु है फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में रखी है। वस्तु है जो वो फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में रखी, इनके बीच में हमने, ये है कोई ऑब्जेक्ट जिसका नाम हमने मान लिया है ए बी। फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा, इसका नाम है ए बी। यहाँ से लाइट रे जाएगी, प्रकाश किरण, एक समांतर प्रकाश किरण जाएगी। इमेज फॉर्मेशन के 3 नियम होते हैं। पहला, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो फोकस से आती है, और जो प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम होता है, जो प्रकाश किरण नॉर्मल से इंटर करती है, अभिलंब से गुजरती है, वो बिना मुड़े सीधा चली जाती है, यानी उसका परावर्तन नहीं होता है। तो जो प्रकाश किरण पैरेलल आ रही है ये कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। आप स्केल का यूज करके बहुत ही साफ सुथरा इमेज बनाइएगा ये। और इमेज फॉर्मेशन हमेशा आपको पेंसिल से करना है, अच्छी क्वालिटी पेंसिल से। अच्छी क्वालिटी मतलब महंगे वाली नहीं, जो डार्क चले ऐसी पेंसिल से बनाना है। तो ये लाइट रे जो पैरेलल आ रही थी वो कैसे चली गई? फोकस से चली गई। अब दूसरी लाइट रे हम निकालेंगे कहाँ से? फोकस से। ये प्रकाश किरण ऐसे फोकस से आई और मिरर से टकराने के बाद ऐसे पैरेलल हो गई, और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगी, ये दोनों लाइनें जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पे इनका इमेज बन जाएगा, यानी इनका इमेज यहाँ पे बन जाएगा ऐसे। ये यहाँ पे इनका इमेज बन जाएगा। ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पे इनका इमेज बन जाएगा। तो मार्कर और बोर्ड में बनाने में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। आप लोग जब कॉपी में पेंसिल स्केल की हेल्प से बनाएंगे तो बहुत ही एग्जैक्ट और क्लियर इमेज बनेगा। जैसे नहीं बन रहा तो 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, बनेगा, अच्छे से बनेगा। तो ये यहाँ पे इसका इमेज बन गया। ये हमने किरण आरेख बना दिया, रे डायग्राम बना दिया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार बताइए। तो देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रहा है तो इमेज कैसा बनेगा? अपोजिट बनेगा। जब मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनता है तो उसे हम लोग कहते हैं अपोजिट, उल्टा है, यानी प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। और वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बड़ा बन रहा है, लार्ज बन रहा है। और कहाँ पे बन रहा है? वक्ता केंद्र से बाहर बन रहा है। लिख देंगे हम वक्ता केंद्र से बाहर, वक्रता केंद्र से बाहर, या इसी चीज को लिख दिया जाता है वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में। इसे हम चाहे वक्ता केंद्र से बाहर लिखें या वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में लिख दें, दोनों का एक ही मतलब है, दोनों एक ही बात तो है। जो वक्ता केंद्र से बाहर होगा, बाहर कहाँ तक? अनंत तक। तो अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में कहीं पे भी इनका इमेज बन सकता है। तो हम वक्ता केंद्र से बाहर लिखें चाहे अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में लिख दें, एक ही बात है। उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। ये हमने कर लिया। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 13 क्वेश्चन आप रीड करिए। क्वेश्चन में कहा है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बने आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। अभी जो प्रतिबिंब बना था वो आभासी था कि वास्तविक था? ये चीज बच गया, ये शायद हमने नहीं बताया। उसमें कौन सा प्रतिबिंब बना था? प्रकाश किरणें वास्तव में कट कर रही थी, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बना था। तो उसमें ये याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे पूछा है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बने आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए, क्या अंतर होता है इनमें। तो इसके लिए हम क्या करें? एक बार अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनाएं और एक बार उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनाएं, तो उसके बाद हमको खुद ही पता चल जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है। जिसके उभरे हुए भाग पे पेंट हो, तो हमने अवतल दर्पण बना लिया जिसके उभरे हुए भाग पे पेंट है। सेम एज प्रिंसिपल एक्सिस खींच देंगे हम। ये यहाँ पे पोल है, ये यहाँ पे फोकस दूरी है, ये यहाँ पे वक्ता केंद्र है। सेम एज इसमें भी
इसमें क्या करना है, हमको दबे हुए भाग पे पेंट करना है। इसमें क्या करना है, दबे हुए भाग पे पेंट करना है। इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी बीच से, यहाँ पे P और इधर फोकस दूरी, वक्ता केंद्र। इतना काम कर लेंगे। आपको याद है कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कब बन रहा था, वर्चुअल इमेज कब बन रही थी, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखी हो तो वर्चुअल इमेज बन रही थी। ये सबसे लास्ट कंडीशन थी। और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, चाहे हम ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी रखें, इमेज हमेशा वर्चुअल ही बनता है। पहली बात तो आप वर्चुअल और रियल इमेज में डिफरेंस एक बार रिवाइज कर लीजिए। रियल इमेज क्या है, जब लाइट रे रियल में एक दूसरे को कट करती हैं तब रियल इमेज बनता है। जब लाइट रे रियल में एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, अपीयर होती हैं कट करते हुए, हमें ऐसा लगता है कि कट कर रहे हैं लेकिन वास्तव में नहीं कट करती, तो फिर वर्चुअल इमेज बनता है। तो इसके लिए ये लास्ट कंडीशन थी, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो तब वर्चुअल इमेज बनता है। तो ये हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया AB, इससे एक पैरेलल लाइट रे गई, ये पैरेलल लाइन जब टकराएगी, मिरर से टकराएगी तो क्या होगा, अपवर्तन होगा इसका, और अपवर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से निकल जाएगी, मेन फोकस से निकल जाएगी, फोकस से ऐसे चली गई, क्योंकि जो पैरेलल जाती है वो कहाँ जाती है, फोकस से जाती है, टकरा के इधर आ गई। तो और इधर हमको ऐसे वर्चुअल लाइन इसी के सामने खींच देनी है, स्केल रख के, जो यहाँ पे टकरा के वापस गई, ऐसे स्केल रख के इसके सीध में हमको एक वर्चुअल लाइन खींच देनी है पटरी रख करके। ये डैश डैश का मतलब है लाइट रे वास्तव में नहीं जा रही, हमें ऐसा अपीयर हो रहा है जाते हुए। उसके बाद दूसरी लाइट रे कहाँ से जानी चाहिए, फोकस से, तो उल्टा तो आएगी नहीं, तो क्या होगा कि हम तीसरा नियम यहाँ पे यूज करेंगे कि जब प्रकाश किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्ता केंद्र से जाती है तो सीधा निकल जाती है। तो यहाँ पे एक प्रकाश किरण ऐसे क्या करेंगे, हम वक्ता केंद्र से गुजारेंगे। ये जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो टकराई तो फोकस से आई, और उसको हमने पटरी रख के सीधा आगे की ओर बढ़ा दिया ऐसे। और जो वक्ता केंद्र से गई वो वक्ता केंद्र से सीधे चली गई, इधर उधर नहीं मुड़ी, तो ये भी ऐसे सीधा चली जाएगी। ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगी, वक्ता केंद्र वाले को भी आगे बढ़ा देना, ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को कट करें वहाँ पे इनका इमेज बन जाएगा, वहाँ पे इनका इमेज बन जाएगा, यानी इमेज बनेगा ऐसे। ये AB ऑब्जेक्ट है, ये भी AB ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही इमेज बन रहा है, तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख लें सीधा बन रहा है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। और बस से छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, तो बड़ा बनेगा, इनलार्ज बनेगा। या इसको हम वेरी इनलार्ज भी कह सकते हैं, बहुत बड़ा भी कह सकते हैं, बड़ा कहें बहुत बड़ा कहें एक ही बात है। रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। लाइट रे रियल में एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, आपस में कट करती हुई अपीयर हो रही हैं, क्योंकि ये जो डैश डैश करके हमने लाइनें दिखाई ये अपीयरिंग लाइन है, आभासी, यानी सीधा बन रहा है, बड़ा बन रहा है और आभासी बन रहा है। ये तो हो गई कनकेव मिरर की बात। अब हम देखेंगे कन्वेक्स में क्या होता है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कन्वेक्स में आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख दीजिए तो उसका आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया AB, ये हमने AB कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, और इससे लाइट रे ऐसे पैरेलल जाएगी, तो कहाँ से जाना चाहिए, फोकस से जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पेंट है तो क्या होगा, वास्तव में तो आ नहीं पाएगी, तो हमको आती हुई अपीयर होगी, और इधर पीछे की तरफ ये हम सीधा बढ़ा देंगे ये। उसके बाद दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जब आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कौन सी लाइट निकलती है, जो 90 डिग्री पे हो,
और 90 डिग्री क्या मतलब है, सीधे एकदम निकले। तो जो लाइट रे एकदम सीधा निकल रही हैं वो यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से 90 डिग्री का कोण। जो लाइट रे ऑब्जेक्ट से 90 डिग्री का एंगल बना के निकलेंगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हैं। तो क्या किया गया, यहीं से 90 डिग्री से निकाला गया, यानी कि ये कहाँ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी और इसी पे सीधा ऐसे चली जाएगी। तो जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट की वहाँ पे इनका इमेज बनेगा, ये यहाँ पे इनका इमेज बन गया। इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस और पोल के बीच में। तो हम लिख देंगे बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और फोकस व ध्रुव के बीच में प्रतिबिंब इनका कहाँ पे बन रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच में। बस तो इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना छोटा बन रहा है, यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, स्मॉल बन रहा है, छोटा बन रहा है। यानी कि अब इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, इसमें बड़ी वस्तु का छोटा इमेज बना है, इसमें छोटी वस्तु का बहुत बड़ा इमेज बना है। इसमें भी सीधा बना है, इसमें भी सीधा बना है। तो यही हम इसके अंतर में लिख देंगे। इनके बीच में क्या अंतर, देखो ये भी आभासी प्रतिबिंब है, ये भी आभासी प्रतिबिंब है, ये छोटा है और ये बड़ा बन रहा है। यानी कि अगर किसी वस्तु का हमको बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, किसी वस्तु का हमको बड़ा आभासी प्रतिबिंब चाहिए तो हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगर छोटा प्रतिबिंब चाहिए तो फिर हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब छोटा बनेगा, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो यही हम इसके अंतर में लिख देंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों से आभासी प्रतिबिंब बन रहे हैं, लेकिन जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बन रहा है वो बड़ा बन रहा है और जो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बन रहा है वो छोटा बन रहा है। यही इनके बीच में अंतर है। जैसे आपको ये इमेज फॉर्मेशन नहीं याद है, नहीं बनाया आपने, कोई बात नहीं, केवल आपको अंतर लिखना है। ये शॉर्ट आंसर में, वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा गया 1 नंबर में, ऐसे आपको लिख देना है कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों से आभासी प्रतिबिंब भी बनते हैं। जो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है और जो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब है वो छोटा बनता है। कनकेव मिरर में इनलार्ज इमेज बनता है और कन्वेक्स मिरर में स्मॉल इमेज बनता है। इसमें बड़ा बनता है, इनलार्ज बनता है, इसमें स्मॉल बनता है। यही हमको अंतर याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना को स्पष्ट कीजिए। ये तो आप सभी को आ जाना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा। इसमें आपको प्रकाश का परावर्तन लिखना है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये कोई कांच की प्लेट है, इसमें हमने पेंट कर दिया है, ये यहाँ पे नॉर्मल है, अभिलंब। तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आप सभी ने घर में शीशे से प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की चमक इधर उधर बनाई है, देखा है प्रयोग करके। तो वो जो होता है वो प्रकाश के परावर्तन की घटना के द्वारा ही होता है। सूर्य के प्रकाश की किरण शीशे में पड़ती है और फिर उधर साइड ही चमक बनती हुई दिखती है। इसे हम लोग को डिफाइन करना है क्या, जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है। ये तो कोई तल था, इसमें हमने पेंट कर दिया तो ये चिकना हो गया, या इसे कह दिया जाता है पॉलिश कर दी गई। जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती, ये प्रकाश किरण आ रही थी, इस तल से टकराई, तो टकराने के बाद इसी माध्यम में वापस लौट जाती। यहाँ पे नीचे प्रकाश किरण नहीं आती, क्यों, क्योंकि इसमें पेंट कर दिया गया है। तो ऐसे आई और टकरा के इसी माध्यम में वापस लौट गई। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है। जो प्रकाश किरण आ रही है उसे आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। जो टकरा के वापस चली गई उसे हम लोग परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहते हैं। तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसे आई से इंडिकेट करते हैं, इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल आर से इंडिकेट, और जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के बराबर होगा। यानी जो प्रकाश किरण, कोई प्रकाश किरण जिस कोण से आ रही है टकरा के उसी कोण में वापस चली जाएगी। अगर 30 डिग्री में आ रही है तो 30 डिग्री में ही वापस जाएगी।
प्रकाश किरण जब किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है तो टकरा के उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम तो यही, जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है वो बराबर होते हैं। आपतन कोण कब बनता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण बनता है। आपतित किरण कैसे याद रखेंगे? जो प्रकाश किरण हम डाल रहे हैं, भेज रहे हैं, वो आपतित किरण, और जो टकरा के वापस जाएगी वो परावर्तित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण आपतन कोण, इसे आई से इंडिकेट करते हैं। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बना कोण परावर्तन कोण, इसे आर से इंडिकेट करते हैं। ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज इक्वल। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। एक नियम हो गया। और दूसरा नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये तीनों हमेशा एक ही बिंदु पे होते हैं और इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं और इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये इसका नियम हो गया। नियम पूछा नहीं, कभी कभी नियम भी पूछ लेता है कि परावर्तन के नियम लिखिए, या इसी के साथ में कह देगा परावर्तन की घटना को स्पष्ट कीजिए और इनके नियम लिखिए, नियमों का भी उल्लेख कीजिए। तो इस टाइप करके भी क्वेश्चन बना देता है, पूछ लेता है। अपवर्तन परावर्तन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन 100% रहता ही रहता है पेपर में, तो इसको आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्ता त्रिज्या में संबंध सूत्र लिखिए। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध का जो फॉर्मूला होता है वो लिखना है। ये वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय का है। कभी कभी इस टाइप क्वेश्चन बहुविकल्पी में भी पूछ लेता है कि वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो जो संबंध क्या होता है, फोकस दूरी इज इक्वल टू r/2, f बराबर r/2। जो फोकस दूरी होती है वो वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, f बराबर r/2। या इस इधर हम 2 का मल्टीप्लाई इधर करा दें तो हो जाएगा, और इसे हम लिख सकते हैं r बराबर 2 × f। तो यही दोनों में हमको कंफ्यूज कर देता है कि कभी कभी लिख देता है r बराबर f/2, कभी कभी क्या लिख के ऑप्शन में दे देता है r बराबर f/2। तो इसमें फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। f बराबर r/2 होता है, r बराबर 2f होता है। दो में से कोई एक याद रख लीजिए, सही रहेगा हमेशा। तो r बराबर 2f जो वक्ता त्रिज्या है। अगर हम वक्ता त्रिज्या पद में डिफाइन करेंगे तो कहेंगे वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। अगर फोकस दूरी के पदों में डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इससे याद रखिए r बराबर 2f, r बराबर 2f, r बराबर 2f। वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो यही इसका संबंध सूत्र लिखना था। ये संबंध सूत्र लिखने के बाद हम इसको हिंदी में भी डिफाइन करके लिख देंगे कि जो वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्विस्ट ऑफ फोकल लेंथ। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए आप, यही तक रखते हैं।